नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी को जो है मैं बीएससी क्लासेज एंड एसकेएस ग्रुप्स में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जो है बिहार बोर्ड के 10th क्लास के विद्यार्थी जो कि बिहार बोर्ड में परीक्षा में शामिल होंगे, उन सभी के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। सभी विषयों की जो है तैयारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप सभी से यही जो है आग्रह है कि आप सभी अपने बाकी मित्रों को बताएं, जानकारी दें इस चैनल के विषय में कि बिहार बोर्ड से संबंधित जो है हम लोग तैयारी करा रहे हैं। इसमें आपको जो भी जो है विषय है उस विषय की तैयारी कराएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न सबका जो है तैयारी जो है कराया जाएगा, दिया जाएगा, बताया जाएगा। आपको बता दें कि इस विषय में हम आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में जो परिचय कराए थे पिछले वीडियो में, उस वीडियो के बाद जो है अब आपको हम आज जो है सामाजिक विज्ञान के इतिहास के बुक से फर्स्ट चैप्टर का जो है परिचय कराएंगे। आज बताएंगे कि किस तरह से जो है पढ़ना है हम लोगों को। तो फर्स्ट चैप्टर में आज यूरोप में राष्ट्रवाद ये है, और यूरोप में राष्ट्रवाद जो सबसे पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहले कि यूरोप तो बाद में समझेंगे, पहले राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता का वाहक बनता है, वह राष्ट्रवाद कहलाता है। यहाँ पर जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कि एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता का वाहक बनता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद जो है सबसे पहले जो है यूरोप में उभर करके आया जब जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और खास करके यूरोप के बहुत सारे जो देश थे जो कि सामंतवादी शासन, प्रशासन और राजतांत्रिक शासन के प्रभाव में होने के कारण वहाँ के जो सामाजिक जीवन था, वहाँ का आर्थिक जीवन था, पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने सर्वप्रथम जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के पूर्ण जागरण का जो है श्रेय भी दिया जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण जो है यूरोप में पूर्ण जागरण के काल से ही हो चुका था। परंतु आपको बता दें कि पूर्ण रूप से ये देखने के लिए मिला 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति आखिर क्या है? तो 1789 की क्रांति जो है, जाने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। दुनिया में सर्वप्रथम जो है अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। और अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम जो है आपको पता होगा, 9th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़े होंगे कि जब ब्रिटेन और फ्रांस के लगभग बहुत सारे लोग, जब अमेरिका एक नई दुनिया की खोज हुई थी, तो वहां पर जाकर के एक बेहतर जीवन जीने के उद्देश्य से वहां पर गए थे। जब अमेरिका के लोग अपने ही लोगों के द्वारा अस्त व्यस्त थे, परेशान थे ब्रिटेन से और फ्रांस से, तब जाकर के अमेरिका के लोगों ने जो है कहा कि हमको एक लोकतांत्रिक देश बनाना है। इसीलिए फ्रांस के मदद से अमेरिका जो है आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, और तब जाकर के ब्रिटेन और फ्रांस जो है आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका को आज बेहतर देश के रूप में दुनिया का सर्वप्रथम जो है आज़ाद होने वाला, दुनिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है वहाँ पर लागू होने वाला जो है कंट्री है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर 1789 क्रांति, तो 1789 की क्रांति यहीं से शुरू होता है जब अमेरिका में फ्रांस की सेना जाकर के ब्रिटेन से जब आज़ाद कराती है। सेना जब आज़ाद कराती है ब्रिटेन से, तब फ्रांस के जो नीति थी, फ्रांस के जो सरकार थी, फ्रांस के जो राजशाही शासन थी, उस शासन से वहाँ की जनता जो है परेशान थी, और परेशान होने के कारण ही वहाँ की सेना ने फ्रांस में राज्य क्रांति की लुई 16वां के खिलाफ 1789 में। और 1789 में जब फ्रांस में राज्य क्रांति हुई, तो उसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है आप देख सकते हैं कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जो है दौड़ जाती है। और जब 1814 ईस्वी में, जब जो है 1814 में अब जो है नेपोलियन बोनापार्ट का पतन होता है, यहाँ पर देखिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो है फैलाने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है, जिसने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था। यहाँ से आपको
दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लियर भी होता है। सबसे पहले कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का श्रेय किसको जाता है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का श्रेय जो है नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। और जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो है कराए जाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव बुक में दिया हुआ है। तो ये नेपोलियन जो है बोनापार्ट ने किया था। और एक आपका सब्जेक्टिव प्रश्न जो है 2 नंबर के यहाँ पर मैं आपको करा चुका हूँ। इसमें एक है कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो कि राष्ट्रवाद ही ऑब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव जो है आपका प्रश्न है। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, आपका ये प्रश्न जो है अक्सर आते रहता है ना। तो उसके बाद जो है हम आगे की ओर देखें स्टार्ट। जब यूरोप में राष्ट्रवादी भावना जो है उभरी तो नेपोलियन बोनापार्ट के विजयी अभियानों ने जो कि पुरातन व्यवस्था थी उस पुरातन व्यवस्था को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। पूरे जर्मनी और इटली के लोग जो हैं एक अलग भावना से नेपोलियन की ओर देख रहे थे और एक मशाल जो है लेकर के जर्मनी और इटली की तरफ दौड़े आ रहा था नेपोलियन बोनापार्ट तब। लेकिन 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया और उस पतन के तदुपरांत वियना सम्मेलन हुआ। और उस वियना सम्मेलन में आप यहाँ पर देखिए, हम टॉपिक जो है शुरू करने जा रहे हैं। वियना सम्मेलन जो है किया गया, तो वियना सम्मेलन के पीछे जो है सबसे बड़ा रीजन ये टॉपिक है कि नेपोलियन के पतन, याद रखिएगा कि नेपोलियन का पतन जो है 1814 ईस्वी के बाद जो यूरोप की विजयी शक्तियां जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ। यूरोप की विजयी शक्तियां में कौन कौन से देश हैं, तो यूरोप की विजयी शक्तियां में जो है ब्रिटेन है, रूस है, प्रसा है और ऑस्ट्रिया है। तो ये विजयी शक्तियां थी। ये विजयी शक्तियां जो है नेपोलियन को हराने में मदद करती है और नेपोलियन तो हार जाता है और नेपोलियन में हारने के तदुपरांत इनका जो है एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन को ही कहते हैं हम लोग वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन जो है, वियना अब वर्तमान ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना है और वियना जो वहाँ के चांसलर था मेटरनिक, जो कि एक वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है करता कौन है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव एक प्रश्न है कि मेजबानी जो है 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक जो है करता है। और मेटरनिक जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, ऐसा था, घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। और इस घोर प्रतिक्रियावादी शासक ने सम्मेलन को बुलाया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि पुनः पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना और उसको स्थापित कर करके जिसको नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने क्या कर दिया था, पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। अर्थात इसका मतलब यह निकलता है कि उसने राष्ट्रवादी जो भावना वहाँ के लोगों में पनपाई थी, लोगों के अंदर जो है फीलिंग जगाई थी, उसको समाप्त कर देना है और पुनः वही सामंतवादी व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था को लागू करना था। और उसी को लागू करने के लिए, उन्हीं को दोबारा स्थापित करने के लिए जो है नेपोलियन बोनापार्ट के जो व्यवस्था थी उसको खत्म कर करके पुनः जो है इस सम्मेलन में जो है शामिल देश कौन कौन से हुए, तो इस सम्मेलन में ब्रिटेन शामिल हुआ, रूस शामिल हुआ, प्रसा शामिल हुआ और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जो है शामिल हुई। और इस सम्मेलन में जो है ये शक्तियां मिल करके आपको जो है पुनः पुरातन व्यवस्था को लाना चाहती थी। आपको पता है यूरोप में राष्ट्रवाद को दबाने का जो है भरसक प्रयास किया गया, लेकिन यह जो है आपको पता है कि धीरे धीरे समय आता है और समय के साथ ही साथ यह बदलाव भी आता है। वियना सम्मेलन के बाद सभी विजयी शक्तियां जो है आपस में
इटली को और जर्मनी को कई हिस्सों में बांट देते हैं और सभी लोग जो हैं अलग अलग क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और अधिकार करने के बाद सब लोग जो हैं पूरी तरह से इटली को, जर्मनी को डिवाइड कर करके आपस में बांट लेते हैं, यानी कि पूरी तरह से उसको तहस-नहस कर देते हैं। यानी कहने का मतलब कि विश्व के मानचित्र में इटली और जर्मनी का कोई अस्तित्व था ही नहीं। इस तरह से उन्होंने जो है ऐसा किया था। तो उसी में आपका एक और टॉपिक आता है मेटरनिक युग। मेटरनिक युग क्या है? तो इस मेटरनिक युग के विषय में आपको बताएं, ये आपका दूसरा जो है आपके सब्जेक्टिव प्रश्न, अति लघु प्रश्न से संबंधित प्रश्न है कि मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक युग क्या है तो उसके विषय में हम देखते हैं। हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। उस टॉपिक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे ये सारा जो है हम आपको यहाँ पर बता देंगे, लिखा देंगे, और साथ साथ में जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उसका भी उत्तर जो है हम यहाँ पर बताते चलेंगे और लिखाते चलेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक तरह से किताब पढ़ा भी रहे हैं, साथ साथ में टॉपिक भी क्लियर करा रहे हैं, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करा रहे हैं। और आप सब जो हैं अगर चाहें तो इन सभी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या चाहें तो आप कॉपी पर उतार भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि मेटरनिक युग, मेटरनिक युग, मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक युग क्या है ये प्रश्न जो है अक्सर आते रहता है एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। मेटरनिक युग क्या है, तो मेटरनिक युग क्या है तो देखिएगा कि मेटरनिक एक प्रतिक्रियावादी निरंकुश विचारधारा के समर्थक था। यानी कि सबसे पहला लाइन यही है कि यह एक प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश विचार। प्रतिक्रियावादी यानी कि कहने का मतलब कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसका डायरेक्ट हम तुरंत जवाब दें, और निरंकुश कहने का मतलब यह है कि कोई भी उस पर अंकुश नहीं लगा सकता है, यानी कि कोई उसको रोक टोक नहीं सकता है। तो इस तरह के विचारधारा के इस तरह के विचारधारा के था। और फ्रांस की क्रांति, यानी कि जैसे ही फ्रांस में क्रांति जो है हुई और नेपोलियन के पतन यानी कि पराजय के पश्चात पुनः यूरोप के राजनीतिक पटल पर 1815, ये काल याद रखिएगा, ये काल जो है आप लोग याद रखिएगा कि 1815 में आपको पता होगा, अभी मैंने पढ़ाया कि 1815 में वियना सम्मेलन हुई, और उस वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, और 1815 में जो है पुनः वो शासन व्यवस्था जो है मेटरनिक के जो है शासनकाल में शुरुआत होती है। तो 1815 से लेकर के 1848 तक के काल को 1815 से 1848 तक के मेटरनिक के उदय का एक नया जो है युग का सूचक था, जिसे हम लोग सामान्यतः मेटरनिक युग कहते हैं, मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक के जो मेटरनिक के उदय का एक नया युग का जो है शुरुआत होता है, जिसको एक सूचक के रूप में मानते हैं, और इसको हम मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। मेटरनिक के जो है एक नीति था, एक जो है उसका अपना वाक्य था, और वह उसका वाक्य यही था कि उसकी सारी नीतियों का एक सूत्र वाक्य था, और वो सूत्र वाक्य क्या था? शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। शासन करो और कोई भी परिवर्तन न होने दो। ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है कंपटीशन में भी प्रश्न पूछ दे कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो, ये किसने कहा था, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऐसे जनरली अभी तक जो है नहीं आया है सर, मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ अभी तक ये प्रश्न नहीं आया है। लेकिन शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो, ये वाक्य जो है उसकी सारी नीतियों का सूत्र वाक्य था। उसकी सारी नीतियों का क्या था? सूत्र वाक्य था। उसी में उसने जो है फ्रांस में, ये देखिए यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि फ्रांस में उसने वियना व्यवस्था के तहत, यानी कि वियना जो है शासन के अंतर्गत, वियना सम्मेलन के अंतर्गत जो है उस क्रांति के पूर्व की जो व्यवस्था थी, क्रांति की जो पूर्व व्यवस्था थी, उस पूर्व व्यवस्था को स्थापित करता है बुर्बो राजवंशी। क्वेश्चन आपके किताब में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि फ्रांस के क्रांति के पूर्व व्यवस्था को किस जो है वियना सम्मेलन के द्वारा जो है स्थापित किया था, किस राजवंश को? तो बुर्बो राजवंश को। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना। तो फ्रांस
फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व व्यवस्था को किस जो है वंश को स्थापित करता है, तो राजवंश बुर्बो राजवंश को जो है स्थापित किया जाता है। और बुर्बो राजवंश के जो है शासन जो है स्थापित करके वहाँ पर जो है शासन का संचालन किया जाता है। तो अब जो है हम यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं है ना कि किस तरह से जो है होगा। अब मेटरनिक युग के बाद जो है अब हम लोग टॉपिक में देखेंगे कि जुलाई 1830 की क्रांति आपका जो है अगला टॉपिक है आपकी किताब में। जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से ये जाना जाता है, आपके BTBC जो है बुक में है। और इस किताब में आप अगला टॉपिक जुलाई 1830 की क्रांति जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर ये 4 नंबर जनरली 4 नंबर में आते रहता है। तो आप सभी जो हैं ध्यान दीजिए कि 1830 की क्रांति आपसे 2 प्रश्न 2 नंबर में पूछ सकते हैं या 4 नंबर में पूछेगा कि 1830 की क्रांति के कारण क्या थे। तो जुलाई 1830 की क्रांति जो है यहाँ पर दिया गया है, इसमें सब पॉइंट्स आप निकाल करके 2 नंबर में लिख सकते हैं। अगर गलती से अगर पूछ दे आपसे कि जुलाई 1830 की क्रांति के विषय में जो है चर्चा करें या वर्णन करें, तो जुलाई 1830 की चर्चा जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोगों का एक तरह से ये प्रश्न और प्रश्न के साथ में जवाब भी है आपका जो है लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 3रा या 4था प्रश्न जो है शायद है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चार्ल्स टेन एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है मेटरनिक के टॉपिक में, मेटरनिक के टॉपिक में ही। तो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी क्या है तो आपको तो ऑलरेडी पता चल गया होगा। और उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतांत्रिक भावनाओं को, राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी, आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीयता नेशनलिज्म और डेमोक्रेटिक जो फीलिंग्स है जो जनता के, उसको जो है समाप्त करना चाह रहा है, उसको दबाने का काम कर रहा है। और यह एक ऐसा जो है व्यक्ति है जो कि उसने वहां पर जो संवैधानिक लोकतंत्र थे, संवैधानिक लोकतंत्र के जो है राह में बहुत सारे गतिरोध जो है उत्पन्न किए। और ये गतिरोध जो है उत्पन्न करने के लिए बेहतरीन शासन व्यवस्था को इसको थोड़ा सा और दुरुस्त करने के लिए और चापने के लिए उसने जो है एक अपने ही विचारधारा के व्यक्ति को, जिसका नाम है प्लेगनी, उसने प्लेगनी को अपने क्षेत्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और उस प्रधानमंत्री भी ठीक उसके नक्श से कदम पर चलने वाला था। प्लेगनी ने जो है पूर्व में लुईस 18वां के द्वारा जो चलाया गया, जो स्थापित समान नागरिक संहिता जो है कानून थी, उसके स्थान पर एक शक्तिशाली जो है अभिजात वर्ग की स्थापना और उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास जो है किया। विशेषाधिकारों से विभूषित करने का जो है उसने प्रयास किया। और इसके द्वारा वह जो है हर तरह से जो कहा जाता है कि जो संपन्न है, जो अभिजात वर्ग हैं, उन लोगों को जो है विशेषाधिकार देना चाहा। इसके परिणाम स्वरूप जो उदारवादी विचारधारा के थे, उदारवादी विचारधारा का मतलब वह लोग जो कि देश और राष्ट्र के विचारधारा से प्रेरित हैं, ओतप्रोत हैं, तो उस तरह के लोग जो है इसका विरोध किए। और जब ऐसा विरोध हुआ तो चार्ल्स टेन जो है इस तरह के विरोध के जो है प्रतिक्रिया स्वरूप उसने भी 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जो है जारी किया। और 4 अध्यादेशों के द्वारा उसने उदारवादी जो है तत्व के, उदारवादी जो है विचारधारा के उदार तत्वों को उसने जो है गला घोटने का जो है भरसक प्रयास किया। और इसी के परिणाम स्वरूप अंत में जो है पूरे फ्रांस के क्षेत्र में क्रांति की लहर दौड़ गई। और अंततः जुलाई 1830 में जो है सत्ता को त्यागना पड़ा। और उसके बाद जो है आइलैंड्स वंश की जो है स्थापना किया जाता है। अब हम लोग अगले दिन जो है टॉपिक को पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, ये 4-5 टॉपिक जो है आज हम लोग जो है पढ़े। अब अगले जो है हम लोग दिन पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। ये 4-5 प्रश्न आपको जो है 4-5 प्रश्न भी है, 3-4 प्रश्न भी करा दिए हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। और इसके अंतर्गत जो है आप याद रखिएगा।
और आप लोगों से बस यही जो है आग्रह है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और साथ में जो आज पढ़ाया गया है उसका लिंक में आपको पीडीएफ जो है शेयर कर देगा, उसका जो है जो पीडीएफ नोट्स है। और अगर आप चाहें तो इसको जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या मतलब खुद से लिख भी सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।